शुरू करते हैं सैंपल पेपर 1। बहुत सारे बच्चों के डाउट है कि सर इसमें क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने, कैसे अटेम्प्ट करने। तो बेटा सेक्शन 1 में आपके, सेक्शन ए में आपके एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। 18 है, 18 में से 18 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं। अगर बाय चांस एक आधा ऑप्शन में रहा तो बात अलग है, वैसे सारे अटेम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, ठीक है। सेक्शन बी में 2 मार्क के क्वेश्चन है और 19 से लेकर 24 तक, 19, 20, 21, 24 6 क्वेश्चन है, 6 में से 5 करने हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं 5 आउट ऑफ 6, ठीक है। सेक्शन सी में आपके क्वेश्चन नंबर 25 से 30 3 मार्क्स ईच है अपना, इसमें भी आपके 6 क्वेश्चन होंगे, अटेम्प्ट बनी 5, तो 5 आउट ऑफ 6, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 से 33 31, 32, 33 4 मार्क के क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, इंटरनल चॉइस अवेलेबल हो सकती है। आई रिपीट, इंटरनल चॉइस अवेलेबल हो सकती है। अटेम्प्ट तीनों ही करने, 3 क्वेश्चन है केस बेस्ड वाले, तीनों ही करने हैं। इंटरनल चॉइस दे सकते हैं, जैसे एग्जांपल 31 के 2 पार्ट है, एक और करके आया हुआ, आप नीचे वाला पार्ट कर लो, या 31 के अंदर 4 पार्ट है, 4 पार्ट में 4th वाले पार्ट में और वाला पार्ट है, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, ठीक। और उसके बाद सेक्शन ई 34 से 37 क्वेश्चन, 5 मार्क्स ईच, आपको इनको डिटेल से लिखना पड़ेगा और 200 से 300 वर्ड तक जाना पड़ेगा। इसमें भी आपके 34, 35, 36 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको 3 आउट ऑफ 4 अटेम्प्ट करने हैं इसके अंदर। तो भाई बहुत है यार, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। टोटल 37 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 37 में से आपको करने हैं 34, ठीक है। 34 आउट ऑफ 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ध्यान रख के चलना है इस बात को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग, टाइम कम है। एक ये आसन है, आसन आपको बताना है कौन सा आसन है ये वाला, क्या ये भुजंग आसन है, मत्स्य आसन है, उत्तान मंडूक आसन है, या फिर गोमुख आसन है। तो बच्चों इसका आंसर हमारे पास है उत्तान मंडूक आसन, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द देम इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। पहला, एवरी प्लेयर गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू कंपीट एक्सेप्ट दोज हु गेट बाय इन द फर्स्ट राउंड, इजी टू ऑर्गेनाइज, भाई बेस्ट फॉर एलाइट टू कंपीट इन, या इट सेव्स टाइम एंड मनी। तो देखिए इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। भाई देखिए कैरेक्टरिस्टिक इनमें जो है, भाई सबसे बड़ा टाइम तो बचाता है अपना, बेस्ट भी है अपना, इजी पे ऑर्गेनाइज करना। एवरी प्लेयर गेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू कंपीट एक्सेप्ट दोज हु गेट बाय इन द फर्स्ट राउंड। देखो ये नहीं हो सकता, हर प्लेयर इसके अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी इसमें मिलती ही नहीं। इक्वल अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं मिलती इसके अंदर क्योंकि जो एक बार हारा वो बाहर है, इसके अंदर दूसरा मौका नहीं है बेटा, बिल्कुल भी ध्यान रख के चलना। ये ऐसा गेम है जिसके अंदर दूसरा मौका ही नहीं है बिल्कुल भी। जब दूसरा मौका ही नहीं मिल रही तो इक्वल अपॉर्चुनिटी कहां से आएगी भाई। इक्वल अपॉर्चुनिटी तो वहां मिलेगी ना जहां मौका दोबारा मिले, इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं, इसलिए इसके अंदर जो हारा वो बाहर निकल जाएगा, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। जो हारा वो बाहर, इसलिए इसके अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी का कोई स्कोप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका आपके सामने। द फाइबर प्रेजेंट इन फूड विच हेल्प्स टू एलिमिनेट वेस्ट। ओके, एलिमिनेट वेस्ट, ध्यान रख के चलना। जब भी वेस्ट एलिमिनेट करने की बात है, आंसर हमेशा क्या आएगा, रफेज। इस बात को ध्यान रख के चलना, भूलना नहीं, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। व्हाट इज द हाइट ऑफ बॉक्स फॉर मेन इन हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। देखिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में मेन के लिए बॉक्स की हाइट कितनी है, तो ये बताया गया आपका 20 इंचेस है। वुमेन के लिए आई थिंक 18 इंचेस है वुमेन के लिए, और मेल के लिए ये मैन के लिए है 20 इंचेस, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 असर्शन रीजन आ चुका आपके सामने, चलिए देखते हैं। ओके, in ancient times Indian women had faced the negative attitude of society towards sports participation। ठीक लिखा हुआ है, उसका रीजन है वी हैड मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, क्योंकि हमारे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, इसलिए वुमेन को बहुत ज्यादा नेगेटिव एटीट्यूड फेस करना पड़ा जो कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती थी। लिंक हो रहे हैं बिल्कुल, ठीक है अपना। असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और सही से एक्सप्लेन भी करा गया, ठीक है। ओके, अ पर्सन हैविंग अ स्टॉकी बिल्ड इज नोन एज डैश। ओके, वैसे तो कोर्स में हमारा है नहीं वाला स्टॉकी बिल्ड वाला हमारा, फिर भी एक्स्ट्रा टॉपिक मान लो इसको हम लोग एंडोमॉर्फिक कहते हैं, ठीक है। ये आप याद मत करना बिल्कुल भी, ये जरूरत नहीं याद करने की। क्वेश्चन नंबर 7, एबनॉर्मल ब्लीडिंग इन द एब्सेंस ऑफ इंट्रा कैविटरी और यूट्रीन पैथोलॉजी को हम क्या कहते हैं बेसिकली, तो इसका नाम होता है हमारे पास मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, ठीक है, या फिर एक तरीके से मेंस्ट्रुअल फंक्शन के अंदर प्रॉब्लम आना, या फिर ज़्यादा होना, या बहुत जल्दी होना, 21 से 35 डेज से पहले हो जाना, इसको मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन कहते हैं, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर, एक ये पिक्चर है, इसमें फोर्स है, ग्रेविटी है, सब कुछ है अपना, ठीक है आपके सामने FG, FC, FM सब कुछ हमारे पास है। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बच्चों ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे स्टैटिक इक्विलिब्रियम को। स्टैटिक इसलिए देखो पहचानने का तरीका, एक तो इंसान खड़ा हुआ है, मूव तो कर नहीं रहा, ठीक है। दूसरा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल बीच में, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी शिफ्ट हो रही है ताकि अपनी पोजीशन को रिटेन कर पाए, मेंटेन कर पाए, ध्यान रख के चलना। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है
मैच करना है इसके अंदर। चलिए मैच करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। ओके, प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूरिंग टूर्नामेंट, सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट या डबल नॉकआउट टूर्नामेंट। चलिए एक काम करते हैं, सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट देख लेते हैं। सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है, जो टीम हारी वो एलिमिनेट हो जाती है। इसका मतलब सी का आंसर तो फोर्थ है भाई, सी का आंसर फोर्थ है। अब देखो सी का आंसर फोर्थ किस किस में है, सी का आंसर फोर्थ देखो ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 3 में ऐसा है, ये ऑप्शन काट दो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ डबल नॉकआउट टूर्नामेंट, जो टीम हारती है उसको सेकंड चांस मिल जाता है। इसका मतलब है डी का आंसर थर्ड है, डी का आंसर थर्ड, डी का आंसर थर्ड, डी का आंसर थर्ड। इसका मतलब है डी का आंसर थर्ड वाला ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बस एक ही बचा है, तो इस सी वाला पार्ट हमारा आंसर रहेगा। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। एक आधा मैच, 2 मैच भी हो जाते हैं, उससे भी आंसर कभी कभार पता चल जाता है, दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन रीजन, कंपटीशन आर इंडिस्पेंसिबल फॉर द एनहेंसमेंट ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। कंपटीशन काफी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। रीजन है कंपटीशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द इंडिविजुअल टू प्रूव हिज फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी। तो कंपटीशन इंसान को फिजिकल और मेंटल एबिलिटी प्रूव करने का मौका भी देती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिल्कुल सही है, ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ध्यान रख के चलेंगे। अगला, अ थिन लॉन्ग डिप्रेस पर्सनैलिटी इज नोन एज डैश। ओके, ये भी हमें याद नहीं करना, खैर ये अथिन लॉन्ग वगैरह ये सब हमारा फिलहाल है नहीं, ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं। वैसे आपको पता है इसका आंसर हमारे पास होता है एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इंट्रोवर्ट लोग कैसे होते हैं। चलो हाँ, ये तो हमारे पास है, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, ये तो हमें पता है। इंट्रोवर्ट लोग प्लेजर लेते हैं रीडिंग में, राइटिंग में नहीं, ब्रॉड माइंडेड होते हैं, हाईली सोशलाइज होते हैं या एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। तो भाई जितने भी हमारे इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ना, उनके अंदर एक बहुत बुरी चीज है रहती, ठीक है, कि वो अपने काम में इतने ज्यादा उलझे हुए रहते हैं कि उनको बाहर वाली दुनिया से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है हाईली सोशलाइज तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड वगैरह भी नहीं कि भाई बोल के चले अपना, ब्रॉड माइंडेड नहीं होते, तो बिल्कुल पक्की बात है, ठीक है। ये अपना अपनी ही धुन में खोए हुए, रीडिंग राइटिंग में मस्त अपना लगे हुए काम करने में। द बॉडी नीड वाइटामिन एंड मिनरल बिकॉज डैश। ओके, वाइटामिन मिनरल्स की नीड क्यों है, क्या वो एनर्जी देते हैं बॉडी को, मेटाबॉलिक रिएक्शन लेकर चलते हैं, इंसुलेट करते हैं बॉडी ऑर्गन्स को, या विड्रॉ करते हैं हीट को बॉडी से। तो भाई सिंपल है, बेसिकली बॉडी को वाइटामिन की नीड पड़ती है मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए, ये ध्यान रख के चलना, ठीक है। ये एनर्जी के लिए तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो विटामिन्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस लेकर चलते हैं, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। अगला, द फूड कंपोनेंट प्रेजेंट इन शुगर, सबको बताया, ये तो सबको बताया, पहले भी आया था वाला एमसीक्यू के अंदर। इसका आंसर आपको बताइए, इसको हम कहते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रख के चलेंगे, भूलना बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स डे ऑफ अ स्कूल कैन बी कैटेगराइज एज डैश। ओके, स्पोर्ट्स डे किस तरह का इवेंट है, इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल या नीदर इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल या दोनों ही है। तो भाई स्पोर्ट्स डे जो होता है हमारे हर स्कूल का, वो इंट्राम्यूरल है, क्योंकि उसमें सिर्फ स्कूल की टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, अपने ही स्कूल का, ये हाउस वाइज होता है ना, अंदर अंदर के ही है, बाहर से कोई नहीं आता, इसलिए इंट्राम्यूरल है, ध्यान रख के चलेंगे। एक्स्ट्राम्यूरल वो होता है जो जिसमें बाहर वाली टीम्स भी आती है, जैसे जो स्टेडियम वगैरह के अंदर कोई भी इवेंट वगैरह होता है, वो सारा एक्स्ट्राम्यूरल होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज अ सीरीज ऑफ गेम्स और मैचेस प्लेड अमंग प्लेयर्स और टीम्स टू डिटरमाइन द विनर। ओके, सारी सीरीज है गेम्स की, सीरीज ऑफ गेम्स है, बहुत सारे लोग खेलते हैं इसके अंदर। तो 16 का आंसर जैसे आप सोच रहे हैं बिल्कुल अपना, तो एक पूरी गेम्स की सीरीज जिसमें टीम्स खेलती हैं और जीतने के लिए, तो उसको हम कहते हैं टूर्नामेंट। उसके टाइप हैं लीग, फिक्सचर वगैरह सब उसी के अंदर बनते हैं, तो इसको हम टूर्नामेंट कहते हैं। द BMR रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी योर बॉडी नीड्स टू मेंटेन एनर्जी, कैल्शियम, होम्योस्टेसिस या वाटर लेवल। तो BMR दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, किस चीज को मेंटेन करने के लिए करा जाता है, तो ये करा जाता है, इसमें कहा गया है होम्योस्टेसिस। डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन बता देता हूं, उसको सुन लो ध्यान से अपना, ठीक है। इसमें लिखा गया, आवर बॉडी नीड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस एज इट इज सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल टेंड टू मेंटेन स्टेबिलिटी टू सर्वाइव एंड फंक्शन करेक्टली एज इन द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो हमारी बॉडी को सेल्फ रेगुलेट मतलब बेसिकली सारी प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए, ठीक है, कुछ इंडिविजुअल नीड्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, वो हमें BMR के थ्रू पता चलती है, ठीक है। तो ये एनर्जी हमें चाहिए होगी किसके लिए, अपनी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बैलेंस डाइट, इनमें से बैलेंस डाइट में क्या नहीं आता, मिनरल्स आते हैं, वाटर, प्रोटीन या रफेज। आप लोग समझ चुके, इसको रफेज नहीं आता, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। मिनरल, वाटर, प्रोटीन सब हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर आते हैं अपना, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला, चलिए अटेम्प्ट करने हैं 5 क्वेश्चन कोई से भी, देखते हैं कौन कौन से। स्टेट द यूजेस ऑफ एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। दूसरा क्वेश्चन, सजेस्ट एट व्हाट एज चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू वेट ट्रेनिंग, और विच टेस्ट वुड यू सजेस्ट टू योर ग्रैंडमदर फॉर मेजरिंग अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, डिस्कस एनी 5 फैक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और व्हाट डू मीन बाय साई, साई मीन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। 5 अटेम्प्ट करने हो तो भाई मैं तो कहूँ पहले वाला क्वेश्चन छोड़ के बाकी हम 4 अटेम्प्ट कर सकते हैं बहुत ईजिली, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी अगले पेज पे आएगा हमारे, तो 5 ही हो गए। ओके, अटेम्प्ट एनी, ओके,
अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 ही तो हैं, ठीक है। चलो अटेम्प्ट करते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो सेक्शन बी के अंदर 5 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आ गया इसके अंदर कौन सा, फर्स्ट क्वेश्चन कि एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट क्या होता है, लिखा हुआ है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट हाइट, वेट, आर्म और लेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है। वेस्ट सर्कमफ्रेंस को नोट करते हैं, स्किन फोल्ड को मेजर करते हैं अपना, ये सब चीजें करते हैं अपना, ठीक है। तो ये वाला छोड़ना भी चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद किस एज में वेट ट्रेनिंग देनी चाहिए, तो यहाँ पे बताया गया वेट ट्रेनिंग देनी चाहिए 12 साल के बाद, ठीक है। 12 साल से पहले नहीं देनी, 12 साल के बाद ही देनी है। उसके बाद कौन सा टेस्ट हम कराते हैं अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जो टेस्ट हमें सजेस्ट करना पड़ता है उसका नाम है बैक स्क्रैच टेस्ट, बैक स्क्रैच टेस्ट, ये वही वाला टेस्ट है ना जिसमें पीछे पकड़ते हैं। उसके बाद रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज का रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या फर्क पड़ता है, तो भाई बहुत सारे ऐसे ऑब्वियस ही बात है। एक तो सबसे बढ़िया बात है ना, हमें काम एंड कूल फील होता है रेस्पिरेटरी, अगर हमारा फंक्शन सही से चल रहा है, ऑक्सीजन का अपटेक बढ़ जाता है, वॉल्यूम हम ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल हमेशा मेंटेन रहता है। आप कोई भी लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो इसमें भी आंसर दे रखा है। टाइडल वॉल्यूम बढ़ाता है, वाइटल कैपेसिटी बढ़ाता है, ब्रीदिंग को रिदमिक मैनर में लेकर आता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज अच्छा हो जाता है और मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक रहता है, रिकवरी रेट फास्टर हो जाता है और एरोबिक कैपेसिटी को बढ़ाता है। कोई सा पॉइंट, 2 एक पॉइंट एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। साईं आपको पता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये एक बॉडी है जो गवर्नमेंट के द्वारा रन करी जाती है और ये स्पोर्ट्स डेवलपमेंट को इंश्योर करके चलती है इंडिया के अंदर। ध्यान रख के चलेंगे, फुल फॉर्म आ सकती है साईं की, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डोंट फॉरगेट। चलिए अगले क्वेश्चन हमारे आ गए 1 2 3 4 5, चलिए करते हैं इसके अंदर भी, देखते हैं 5 हैं क्या है, अपना अटेम्प्ट करते हैं इनको भी, ठीक है। तो देखते हैं पहला, व्हाट डू मीन बाय स्प्रेन, वेरियस कमिटीज बताना है। सुटेबल एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, फ्लेक्सिबिलिटी टाइप्स, और उसके बाद फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा होगा नहीं, यहाँ तो बैक टू बैक फ्लेक्सिबिलिटी क्वेश्चन आगे, इतने नहीं आते। स्प्रेन क्या है, सबको पता है, बहुत सिंपल है। स्प्रेन एक इंजरी है लिगामेंट पर, ठीक है, और ये ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से हो जाता है, लिगामेंट टियर भी कह सकते हैं इसको हम लोग, ध्यान रख के चलेंगे। और जब जब स्प्रेन होता है हमें इसको टियर जब भी होगा तो आपको अपने मूवमेंट्स को रोकना पड़ेगा उस टाइम के लिए, और बाकी आप फर्स्ट एड वगैरह भी ले सकते हैं, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो वेरियस कमेटी, बहुत सारी कमेटी यार, बहुत सारी हमने पढ़ी है। अपना फाइनेंस कमेटी भी होती है हमारे पास, लॉजिंग कमेटी भी होती है, उसके बाद फाइनेंस कमेटी के अलावा हमारे पास फर्स्ट एड कमेटी भी है, रिफ्रेशमेंट कमेटी भी है, बोर्डिंग कमेटी भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी भी है। कोई सी कमेटी एक्सप्लेन कर देना, 3 कमेटी एक्सप्लेन कर दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे बिना किसी दिक्कत के, बता भी देना क्या क्या करती है। उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन स्पोर्ट्स, बता दो भाई, तीनों लॉ लिखने पड़ेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, तीनों लॉ के बारे में एक एक 2 मतलब मीनिंग लिखने के बाद किस किस स्पोर्ट में चलते हैं एग्जांपल देके खत्म कर देना, तो आपको पता है तीनों। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी मींस ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना ओवर टाइम इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी की टाइप की बात करूँ तो भाई 2 तरह की होती है फ्लेक्सिबिलिटी, आपको पता है, एक का नाम है एक्टिव, एक का नाम है पैसिव, यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो आप बता देंगे इसके बारे में। एक्टिव वो होता है जिसमें हम एक्सटर्नल हेल्प नहीं लेते, और पैसिव होता है जिसमें एक्सटर्नल हेल्प लेते हैं, ध्यान रख के चलना इस बात को। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर है जो फ्लेक्सिबिलिटी को अफेक्ट करके चलते हैं, काफ़ी फैक्टर हैं। सबसे पहले तो मसल स्ट्रेंथ कैसी है आपकी, जॉइंट्स में इंजरी तो नहीं हुई बिल्कुल अपना, ठीक है, और कोई भी अगर इंजरी रही है तो भी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, एक ये हेल्थ चेकअप के ऊपर डेटा आ गया हमारा और आपसे पूछा गया है, देखते हैं क्या क्या है आगे ऊपर। इन विच कैटेगरी डज द मेजर स्टूडेंट ऑफ पॉपुलेशन फॉल, सबसे ज़्यादा कैटेगरी भाई हमारी यही है, आप ध्यान से देखो, सबसे ज़्यादा ईट वाली है ना, 18.5 to 24.9, तो लिख देंगे सबसे पहले कैटेगरी है 18.5 से 24.9, ये हमारा नॉर्मल बॉडी वेट वाली कैटेगरी है, सबसे सही बॉडी वेट ये इसी कैटेगरी में आता है। एज पर द पाई चार्ट गिवन अबव, द स्कूल हैज टू डेवलप एन एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम टू डिक्रीज द नंबर ऑफ डैश क्लास। ओके भाई, कौन सी क्लास, उसके बाद अगर ध्यान से अगर आप देखो इसके अंदर तो कौन से वाली उसको क्योर करने की नीड है, भाई सबसे खतरनाक पता कौन सी होती है, ये वाली, ठीक है। ओबेसिटी बड़ी खतरनाक है, तो बहुत ज़्यादा ओबेसिटी वाली है, तो इसको क्योर करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हम कह देंगे भाई कौन सी वाली क्योर करनी है, ओबेसिटी वाली क्योर करनी है, ओबेसिटी क्लास को हमें क्योर करना पड़ेगा, ये बड़ी खतरनाक होती है। विच कैटेगरी इज रिलेटेड टू अंडरवेट, अंडरवेट वाली कैटेगरी वैसे इसमें है ये 18.5 से लेस वाली हमारी जो है वो सारी की सारी हमारी किस में आती है, अंडरवेट कैटेगरी में आती है, ध्यान रख के चलेंगे। मिनरल्स आर प्लेस अंडर डैश न्यूट्रिएंट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी, तो मिनरल्स हमारी कौन सी उसमें आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, छोटी क्वांटिटी, माइक्रो माइक्रो आप बताइए अपना। डैश वाइटामिन कीप्स आईज एंड स्किन हेल्दी, कौन सा वाइटामिन, ये आ गया हमारा वाइटामिन ए, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, आईज एंड स्किन के लिए चाहिए वाइटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 30,
ओके यहाँ पे कबड्डी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं। विच इज द बेस्ट मेथड टू ऑर्गेनाइज दिस काइंड ऑफ टूर्नामेंट, एक बार पढ़ लेते हैं। एज मिस्टर किरण राजू स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैड ऑर्डर द पॉपुलराइज द गेम ऑफ कबड्डी अमंग स्कूल स्टूडेंट टू डेवलप द फिजिकल एबिलिटी, Mr. Gopi, physical education teacher, reputed CBSE school, has decided to conduct an inter-school kabaddi tournament in his school premises after proper drawing of fixtures. He consulted the management. The principal conducted tournament of pro kabaddi pattern with the physical education teacher was not for a pro kabaddi tournament. Okay, tournament है भैया, तो टूर्नामेंट बना दो, कोई दिक्कत नहीं, नॉकआउट बनेगा अपना। तो नॉकआउट टूर्नामेंट बता देंगे, सबसे बेस्ट मेथड हमारा नॉकआउट है, ठीक है। तो नॉकआउट, जो हारा टाटा, सिंपल। उसके बाद नॉकआउट टूर्नामेंट को क्या कहते हैं? एलिमिनेशन टूर्नामेंट कहते हैं भाई, ध्यान रख के चलना। नॉकआउट टूर्नामेंट का दूसरा नाम होता है बेटा क्या? एलिमिनेशन टूर्नामेंट, ठीक है। तो नॉकआउट का दूसरा नाम क्या है? एलिमिनेशन टूर्नामेंट, ठीक। इफ 17 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग, हाउ मेनी टीम्स विल गेट बाय? 17 टीम्स है भाई, 17 टीम्स के लिए बाय निकालने का नेक्स्ट पावर ऑफ 2 हमारे पास आएगी 32, 32 में से 17 का कितना बचा? 15, तो 15 टीम्स को बाय मिलेगी, ध्यान रख के चलेंगे। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मैचेस n-1, सबको पता है। द मेथड फॉलोड इन ड्राइंग द फिक्सचर इज, ओके, कौन सा मेथड फॉलो होता है ड्राइंग करने में फिक्सचर्स में? तो बता देंगे इसके अंदर, फिक्सचर के अंदर हमारा कौन सा मेथड फॉलो होता है? नॉकआउट का, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 31। ओके, ये एक है हमारे पास, ये नॉर्मल है, ये कौन सी है बताना पड़ेगा भाई। ये जो है ना, इसको कह रहे हैं नॉकनी, ठीक है। नॉकनी का डायग्राम अगर आप बनाना सीख लें तो बहुत अच्छा रहेगा अपना, ठीक है, ध्यान रख के चलना बेसिकली अपना। तो नॉकनी अच्छी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रख के चलेंगे आप लोग, ठीक है। ये जो एरिया है नॉकनी का रिप्रेजेंट करता है, अच्छा है, इसको डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, नंबर बढ़िया मिल जाएंगे इसके। ओके, तुषार कौन सी सफरिंग कर रहा है यहाँ पे फिलहाल? नॉकनी, तो ये तो पता चल गया आप लोगों को बिना किसी दिक्कत के, इसका सही आंसर है नॉकनी। उसके बाद एडोलसेंट्स आर द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप। एडोलसेंट जो किस एज ग्रुप में होते हैं? तो ये होता है हमारे 13 से 18 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नॉकनी? नॉकनी के कॉजेज बहुत सारे हैं भाई। लिगामेंट वीकनेस हो गई, विटामिन डी की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी होगी, बोन्स डेंसिटी जब भी कम होगी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर हम कहीं बोन डेंसिटी कम हो रही है विटामिन डी या कैल्शियम की कमी से, तब भी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हॉर्स राइडिंग, बेस्ट एक्सरसाइज इसी के लिए है भाई, हॉर्स राइडिंग भी इसी के लिए प्रेफर करी जाती है और अच्छी एक्सरसाइज है हॉर्स राइडिंग, नॉकनी दूर करने के लिए बढ़िया एक्सरसाइज है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, डिस्कस द मेथड ऑफ प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। ऑफ भाई डायबिटीज से बचने के लिए क्या करना चाहिए हमें? तो बहुत सिंपल हमारा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज रेगुलर करो, ऑयली फूड कम से कम खाओ, अपनी सफिशिएंट, ऑब्वियसली बात है, स्लीप लो अपना, एक्सरसाइज में ध्यान दो अपना, योगा कर सकते हैं आप अपना। और डायबिटीज से बचने के सबसे ज़्यादा जरूरी है अपना कि आप अपनी बॉडी की जितने भी एक्सेसिव फैट है उसको बर्न करना शुरू करें, क्योंकि उससे भी दिक्कत आती है। अपनी डाइट पे कंट्रोल करें। उसके बाद 33, डिस्कस द वेरियस स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल टू चिल्ड्रन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जो लोग सिर्फ पासिंग मार्क के लिए भी करें ना भाई, ये जरूर करके जाना, बहुत अच्छा है। इसमें हम क्या करते हैं, कौन कौन सा ऐसा काम करें कि बच्चे जो है ना फिजिकल एक्टिविटीज़, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं वो भी हमारी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो इसके लिए वैसे तो बहुत सारे काम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को उनके हिसाब से डिजाइन कर देंगे, ठीक है। रूल्स रेगुलेशन को मॉडिफाई कर देंगे, जहां पे मैच वगैरह होता है, हमारे इवेंट वगैरह होता है, उस जगह को भी थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा हमें। कॉमनली एक्सेप्टेड रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे ताकि वो सब एक्सेप्ट कर पाए रूल्स रेगुलेशन को। आप इसके पॉइंट्स पढ़ लेंगे, बहुत बढ़िया टॉपिक है, मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको मिल जाएगा एग्जाम में। अगला, राइट इन डिटेल अबाउट द रोल ऑफ स्पीड इन स्पोर्ट परफॉर्मेंस विद द सुटेबल एग्जाम्पल। स्पीड क्यों जरूरी है भाई? तो स्पीड आपको बताइए, किसी भी एक काम को बार बार करना और फास्टर रेट पे करना स्पीड कहते हैं। स्पीड की नीड क्या है? ताकि आप टाइमली काम को कर पाएं। और बाकी इसके सूटेबल एग्जांपल में आप इसके टाइप भी बता सकते हैं, बताना चाहें, रिएक्शन एबिलिटी, एक्सलेशन एबिलिटी, कपलिंग एबिलिटी, सब में स्पीड चाहिए, बिना उसके काम नहीं चलने वाला। तो ध्यान रख के चलेंगे। तो आपको रोल ऑफ स्पीड बताना पड़ेगा, स्पीड की डेफिनेशन, इसके टाइप्स और क्यों ज़रूरी है, ये आपको जनरली पता होना चाहिए।